नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब विवाह की उम्र हो जाती है तो जातक स्वयं अपने जीवन साथी के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है, या जब बच्चे विवाह लायक हो जाते हैं तो माता पिता के अंदर भी उत्सुकता होती है कि पुत्र वधू या दामाद कैसा मिलेगा या क्या करता होगा। उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी कुंडली के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज के विषय वस्तु में हम यही जानने वाले हैं। संपूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, बड़े इत्मीनान से करेंगे कि नवमांश कुंडली देख करके, किसी की नवमांश कुंडली देख करके उसके जीवन साथी के बारे में हम कितना और कैसे जान सकते हैं। इसके लिए नवमांश कुंडली ही आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे नवमांश कुंडली के माध्यम से ही बताने का प्रयास किया है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नवमांश कुंडली आप अपने सम्मुख रखेंगे। नवमांश कुंडली आपका आधा भाग्य होता है। जिस प्रकार से हमारा जीवन साथी, जैसे पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है, पुरुष भी उसका आधा हिस्सा होता है, वैसे ही नवमांश कुंडली लग्न की आधा हिस्सा है। सबसे पहली चीज आप यह जान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली में कुछ खराब चीजें मिल रही हैं, लग रहा है कि लग्न कुंडली अच्छी नहीं है, जिसके माध्यम से यह लग रहा है कि व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा नहीं जाएगा, परंतु नवमांश कुंडली अच्छी दिख रही है, तो इसका मतलब यह है कि विवाह के बाद में यह जातक बहुत अच्छा जीवन जिएगा। नवमांश कुंडली अच्छी होने का मतलब कि व्यक्ति विवाह के बाद एक सुखी और संपन्न जीवन यापन कर पाएगा। अब आ जाते हैं विश्लेषण पे, और सबसे पहले जीवन साथी के स्वभाव की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर पे नेचर ही आता है, स्वभाव आता है। स्वभाव आप कैसे जान सकते हैं? नवमांश कुंडली के लग्न को देखना होगा। नवमांश कुंडली का लग्न स्वभाव में मुख्य रूप से विशेषतः या तो खराब स्वभाव का जीवन साथी मिल जाएगा, जिसका बर्ताव अच्छा ना हो आपके साथ, जिसका चरित्र अच्छा ना हो आपके साथ में ईमानदारी ना रखे। दूसरा होगा बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनालिटी आपको मिल जाए, बहुत ही योग्य मिल जाए, उदारवादी मिल जाए। एक दूसरा होता है बहुत ही एम्बिशियस हो, महत्वाकांक्षी हो, अपने कार्यों को ही ज़्यादा वैल्यू देता हो, फिर बाद में परिवार की वैल्यू दे पाता हो, आपकी वैल्यू दे। या एक होगा पहले आपकी वैल्यू दे, फिर अन्य चीज़ों की वैल्यू दे। और एक होता है नॉर्मल स्टेज की, हाँ सब मिला जुला करके रहेगा। तो कैसे क्या रहेगा, इसके लिए नवमांश कुंडली का लगन हमें देखना होगा, और मैं बारी बारी से एक एक ग्रहों के मामले में यह चीज बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले तो आपको यह जान लेना है कि आपके जीवन साथी का नेचर खराब हो सकता है विवाह के 10 साल बाद ये आपको अनुभव हो, 20 साल बाद भी अनुभव में आया हुआ है। अगर नवमांश कुंडली के लग्न में कोई नीच राशि का ग्रह बैठा होगा, नवमांश कुंडली के लग्न भाव में प्रथम भाव में कोई नीच राशि का ग्रह होगा, तो ऐसे में आपको जीवन साथी कोई ऐसा ही मिलेगा जो अंततः आपके साथ में नीच विचारों के साथ में पेश आएगा। आपके साथ उसका संबंध बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। हो सकता है अगर लगन कुंडली में भी योग खराब हो, जैसे योग हो दो विवाह का, तलाक का, या लगन कुंडली में भी कलह का योग हो गया और नवमांश कुंडली के लगन में कोई नीच का ग्रह है, तब तो 2 विवाह भी हो जाने की गुंजाइश होती है। इन जनरल अगर लग्न कुंडली के नवमांश में कोई ग्रह नीच राशि में है तो जीवन साथी का स्वभाव अच्छा नहीं मिलेगा। वह जीवन साथी आपके बारे में लविंग एंड केयरिंग नहीं होगा। हर कोई क्या एक्सपेक्ट करता है कि मुझे क्या मिल जाए, लविंग मिल जाए और केयरिंग मिल जाए।
ये दो चीजें एक्सपेक्ट करता है। तो नेचर के बारे में हम इन्हीं दोनों चीजों पे चर्चा करेंगे। अगर मंगल महाराज होंगे तो किस राशि में नीच के होंगे, 4 नंबर की गिनती में, अगर मैं सब कुछ बताऊंगा, हर एक ग्रह सब कुछ लेकर के बारी बारी से चलेंगे। मंगल महाराज अगर 4 नंबर की गिनती में नौमांश में है तो नीच के हैं, यानी तब जीवन साथी का स्वभाव डिस्टर्ब होने वाला है। वहीं सूर्य अगर 7 नंबर की गिनती में हो, चंद्रमा 8 नंबर की गिनती में हो, बुध 12 नंबर की गिनती में बैठा हो, शुक्र लगन में ही नौमांश कुंडली के लगन में हो और किस गिनती पर हो, 6 नंबर की गिनती पर शुक्र लिखा हो, यहीं पर शुक्र 6 नंबर पर लिखा हो, शनि 1 नंबर की गिनती पर लिखा हो, राहु यहीं पर 9 या 12 नंबर की गिनती पर राहु बैठा हो, 3 या 6 नंबर की गिनती पर केतु बैठा हो, तो हम इन्हें नीच का कंसीडर करते हैं। ऐसे में आप ये जान जाइए कि यह जिससे आपकी शादी हुई है या होने वाली है वो आपके साथ में कुछ ना कुछ उसके नेचर में प्रॉब्लम आएगी। वह कभी ना कभी लविंग और केयरिंग भले आज हो कल इस चीज को छोड़ देगा। वहीं अगर भले ही नीच का ग्रह बैठा हुआ है, वहीं पर नीच का ग्रह बैठा हुआ है और उसी के साथ में नीच वाले ग्रह के साथ में ही यहीं पर शुक्र बैठा होगा, गुरु बैठा होगा, बुध बैठा होगा या फिर चंद्रमा बैठा होगा, तो फिर से यह योग खत्म हो जाएगा। यानी वह नीच का ग्रह अपना प्रभाव तो देगा जीवन में, कभी व्यक्ति की इच्छाएं तो होंगी, कभी कभी व्यक्ति पूर्ण समर्पित 100% तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर शुक्र गुरु चंद्रमा बुध आ गए हैं साथ में तो वह आपकी परवाह करना और आपसे प्रेम करना बंद नहीं करेगा। यानी ये चीज भी अगर शुभ ग्रह आ गया है तो यह उस बुराई को काफी हद तक कम कर देगा। दूसरी चीज, अगर कोई ग्रह यहाँ पर बैठा है लगन में और वह क्रूर ग्रह है, खासकर मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है और सूर्य बैठा हुआ है, नौमांश कुंडली के लगन में मंगल और सूर्य अगर बैठा हुआ है तो आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा। वह आदेश देना पसंद करेगा और आदेश लेना नहीं पसंद करेगा। उसे सुनाना अधिक पसंद होगा, सुनना कम पसंद होगा। सूर्य या मंगल में से कोई एक बैठा हो या दोनों बैठे होंगे तो आपके जीवन साथी में क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी। यह चीज भी आपको जानना चाहिए। कोई ग्रह नहीं बैठा है तब क्या होगा उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले ग्रहों के होने की स्थिति को कंक्लूड कर लेते हैं। अगर सूर्य मंगल में से कोई भी है या दोनों ही है तो आपका जीवन साथी क्रोधी होगा, उसका टेम्पर जल्दी हाई होगा, वह दूसरों पर शासन करना चाहेगा और स्वयं को जो है लोगों की आज्ञा का पालन करना उसे पसंद नहीं आएगा। जब यहाँ पर सूर्य या मंगल में से कोई होगा तो ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी होता है और ऐसा व्यक्ति प्रेम और केयरिंग, लविंग एंड केयरिंग स्वभाव हमेशा नहीं बना रखता है। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ जातक ऐसे होते हैं जो ऑल टाइम अपना प्रेम और केयरनेस अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य और मंगल है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा लविंग एंड केयरिंग मूड में नहीं रहेगा। वह यदा कदा ही अपने प्रेम को व्यक्त कर पाएगा, यानी ऐसे लोगों को प्रेम व्यक्त करना नहीं आएगा। आगे अगर इन्हीं भावों में मंगल को हटा देते हैं, अन्य ग्रहों को ले लेते हैं, क्रूर ग्रहों में शनि अगर बैठा हुआ है तो आपके जीवन साथी में आलस्यपन रहेगा। आपका जीवन साथी हर काम को धीरे करेगा, काम को टालने वाला होगा और अगर आप उसे 2-4 बातें सुनाएंगे भी तो भी वह उन बातों को सुन लेगा। न्यायवादी होगा और आदर्शवादी होगा। नीच राशि में नहीं है ये सब, तब नीच राशि वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया। शनि है तो यह प्रभाव होगा। अगर राहु बैठा हुआ है तो आपका जीवन साथी चालाक प्रवृत्ति का होगा, आपके साथ में आपका जीवन साथी चालाकी से पेश आएगा। वह भले प्रेम ना करे लेकिन प्रेम करने का नाटक दिखाएगा, केयरिंग होने का नाटक करेगा। वहीं अगर केतु बैठा होगा आपके लगन में
नवमांश कुंडली के, तो आपके जीवन साथी का मन आपसे कटा कटा सा रहेगा, उसका मन का मिलान आपसे बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। वहीं अगर इन्हीं भावों में शुभ ग्रह बैठे हों, अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आपके जीवन साथी का रंग रूप और पर्सनालिटी अच्छा रहने वाला है। रंग रूप भी अच्छा रहेगा, स्वभाव भी सौम्य रहेगा, अच्छे विचारों से युक्त रहेगा। अगर यहीं पर बुध बैठा होगा तो एक राजकुमार जैसा, रंग रूप की बात नहीं हो रही है, शरीर की कोमलता, एक रंग रूप और कोमलता एक राजकुमार जैसा रहेगा। और ऐसा जीवन साथी बड़ा चिंतक रहेगा, तर्क के साथ चीजों को रखेगा, भावनाओं में बह करके काम नहीं करेगा, वह डिसीजन लेगा सोच विचार के, और ऐसा जीवन साथी बड़ा ही बुद्धिमान होता है। अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आपका जीवन साथी आधुनिक परिवेश में रहने वाला, आधुनिक चीजों को अपनाने वाला, मतलब शौकीन, मॉडर्न जमाने के अनुसार चलने वाला होगा, शांत स्वभाव का, अच्छे स्वभाव का होगा, सही गलत का ज्ञान भी रहेगा, लेकिन फैशन और लग्जरी के प्रति उसके अंदर काफी आकर्षण रहेगा। ज्वेलरी आदि के प्रति भी ऐसे लोग, और वस्त्र के प्रति बहुत शौकीन रहेंगे। वहीं अगर बुध होता है और गुरु होता है तो जीवन साथी ज्ञान अर्जन के प्रति बड़ा शौकीन होता है। शुक्र होता है तो लग्जरी के प्रति आकर्षण होता है, और चंद्रमा होता है तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से बड़ा आकर्षित रहता है आपके ऊपर। अगर गुरु बैठा हुआ है नवमांश कुंडली के लग्न में तो भी आपका जीवन साथी काफी अच्छा व्यवहार करेगा, परिवार में प्रेम बना करके रखेगा, आपके साथ लविंग एंड केयरिंग होगा, मतलब जो चाहिए एक जीवन साथी में वह सब कुछ इन शुभ ग्रहों के रहने से मिलेगा। अब अगर कोई एक शुभ ग्रह होगा और कोई एक क्रूर ग्रह होगा, जैसे मान लीजिए कि शुक्र भी बैठा है, चंद्रमा है या बुध गुरु है, उसके साथ में कोई एक क्रूर ग्रह भी बैठा हुआ है, तब दोनों में से जो ग्रह बलवान होंगे उनका प्रभाव परिलक्षित होगा। जैसे चंद्रमा और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं तो सर्वविदित है कि चंद्रमा सूर्य के साथ निस्तेज हो जाता है। अब प्रभाव किसका मिलेगा? सूर्य का मिलेगा। इसी के साथ में बुध बैठा हुआ है तो अब चंद्रमा से थोड़ा अधिक प्रभाव बुध बनाएगा, लेकिन सूर्य के प्रभाव को कोई दबा नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य क्या है? ग्रहों में राजा है। इसलिए राजा के साथ हो करके कोई राजा के प्रभाव को खत्म नहीं कर सकता है, बल्कि राजा के साथ होने पर वह व्यक्ति और भी संकोचित हो जाता है कि मैं एक बड़ी पावर के साथ में हूं, अधिकारी के साथ में हूं, तो कुछ गड़बड़ ना होने पाए। तो ऐसे अगर ग्रहों की युति है तो मिला जुला परिणाम मिलने वाला है शुभ और अशुभ में। अगर नीच राशि का ग्रह है तो वो सबसे ज्यादा खराब कंसीडर करेंगे। क्रूर और शुभ ग्रह होंगे तो क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब अगली विधि पर चलते हैं। अगर कोई ग्रह यहाँ पर नवमांश कुंडली में लगन में स्वाग्रही हो, अपने ही घर का हो, तो आपका जीवन साथी, यानी जब आपका विवाह होगा, लाइफ में आपके जीवन साथी की एंट्री होगी, तो आपके जीवन में सुख साधनों की वृद्धि हो जाएगी। स्वाग्रही होने पर एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जो चारों तरफ से एक सामंजस्य बना करके सोचता है कि हाँ, आमदनी भी हो जाए अच्छी, परिवार को समय भी दे ले जाए, ये काम भी कर लें, ये काम भी कर लें, मतलब पूर्ण रूप से पारिवारिक जीवन के लिए अगर लगन में शुभ ग्रह स्वाग्रही बैठा, कोई भी ग्रह स्वाग्रही बैठा है तो वो ऐसा माहौल बना देता है। वहीं अगर कोई नीच का है तो इस पे हमने चर्चा कर ली। अगर कोई ग्रह शत्रु राशि का होकर के नवमांश के लगन में बैठा हुआ है, किस राशि में हो? शत्रु राशि में हो। जैसे मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है और वह किस गिनती पर है? 7 नंबर की गिनती पर है, तो शत्रु राशि में हो गया। तो ऐसे में आप यह पाएंगे जो आपका जीवन साथी होगा वह अटेंटिव नहीं होगा, वह रहेगा कहीं और, उसका ध्यान रहेगा कहीं और, मतलब वह हर काम में थोड़ा सा जल्दबाजी में होगा, थोड़ा भयभीत होगा, बहुत इत्मीनान की जिंदगी वह नहीं जिएगा, आपाधापी में ऐसे सारे काम करेगा। अगर नवमांश के लगन में शत्रु राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ हो
तो अगर नवमांश के लग्न में कोई ग्रह शत्रु राशि में बैठा हुआ होता है तो ऐसे जातक जब गलती करते हैं, उनसे कोई गलती हो जाती है, तो अपनी गलती छिपाने के लिए वो पहले से ही प्रोपोगंडा कर देते हैं, पहले से ही हावी होना चाहते हैं अपनी गलती को छिपाने के लिए। अगर नवमांश में शत्रु राशि में ग्रह बैठा हुआ है तो अगर मित्र राशि में ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह हो और वह मित्र राशि में हो तो कैसा प्रभाव देगा, इसकी भी चर्चा करते हैं। मित्र राशि का ग्रह है, जैसे मान लीजिए यहीं पर सूर्य बैठा हुआ है और 8 नंबर की गिनती में है, तो सूर्य का तो एक अपना अलग प्रभाव है ही, राजसी प्रभाव है, तो वो थोड़ा सा स्वभाव में गर्मी लाएगा, शासनादेशी बनाएगा, सुनने वाला कम होगा, सुनाने वाला अधिक होगा, उसकी रुचि होगी समाज में, मान सम्मान, जो जो सूर्य के कारक हैं उन सारे चीजों में आपके जीवन साथी की रुचि रहेगी। और जब ये मित्र के घर में रहता है तो आपका जीवन साथी जो है ठीक शत्रु राशि में होने के विपरीत व्यवहार करता है। जब यहाँ कोई शत्रु राशि में ग्रह होता है तो वह हर काम आपाधापी में करेगा, जल्दबाजी में करेगा, गलती होगी, गलती होने के बावजूद वह हावी होने का प्रयास करेगा। वहीं मित्र के घर में जब लगन में कोई ग्रह होता है तो ऐसा जीवन साथी आपाधापी में कोई काम नहीं करेगा, इत्मीनान से करेगा, यानी आपकी बातों को भी सुनेगा, इत्मीनान से सुनेगा। वहीं अगर शत्रु राशि में ग्रह होता है तो आप बोलते रहिए, जीवन साथी हाँ हूं करके सुन लेगा, उस पर उतना ध्यान नहीं देने वाला है। तो ये मित्र के घर में होना नवमांश के लगन में किसी ग्रह का, यह भी जीवन साथी के स्वभाव को अच्छा ही बनाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा है, लगन में कोई ग्रह नवमांश में नहीं है। अगर 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती में से कोई एक लिखा होगा तो आपके जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा उग्र रहेगा। आपका जीवन साथी अपने मन की करने वाला होगा, एक ही डायरेक्शन में, एक ही धुन में चलने वाला होगा, और जब उसे कुछ ठोकर नहीं लगता तब तक वह अपने रास्ते को, अपने कार्य के तरीके को बदलता नहीं है। यहाँ पर 1 और 8 नंबर होगा तो जीवन साथी महत्वाकांक्षा से युक्त रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, उसकी प्रसिद्धि भी फैलेगी और लड़ाई झगड़े के लिए भी तैनात ऐसे जातक रहते हैं। अगर 2 या 7 नंबर की गिनती हो, कोई ग्रह ना होने पर मैं बता रहा हूं, स्वाग्रही होगा कोई ग्रह, उच्च होगा, नीच होगा, मित्र ग्रही होगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब अगर यहाँ पर 2 या 7 नंबर की गिनती होगी तो आपका जीवन साथी आधुनिक परिवेश के अनुसार जीवन यापन करने वाला होगा, आधुनिकता को अपनाने वाला होगा, मॉडर्नाइजेशन के अनुसार चलेगा। आपका जीवन साथी आधुनिक ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण रहेगा, उसे आज के समय की आवश्यकताएं पता रहेंगी। ऐसा जीवन साथी आपका श्रृंगार प्रिय होगा, वस्त्र और आभूषण आदि में उसकी विशेष रुचि होगी, और ऐसा जीवन साथी आपके जीवन में जब भी आएगा तो भौतिक उल्लास और विलासता की चीजें बढ़ा देगा। यानी 2 और 7 नंबर की गिनती होना भी ठीक ही है। अगर यहीं पर 3 और 6 नंबर की गिनती होगी तो ऐसा जीवन साथी आपका तार्किक होगा, बुद्धिमान होगा, कंप्यूटर, आईटी, इंटरनेट, लेखन, वाणी से जुड़े हुए चीजों में उसकी विशेष रुचि रहेगी। ऐसा जीवन साथी आपका जिसके 3 और 6 में से कोई एक गिनती नवमांश के लगन में है, ऐसा जीवन साथी काफी अच्छा जीवन साथी होता है, अपने बुद्धि विचार के अनुसार ही फैसले लेता है, भावनाओं में बह करके फैसला नहीं लेगा, शरीर आदि से भी वह कोमल और सुकुमार दिखता है। वहीं अगर 4 नंबर की गिनती होगी तो आपका जीवन साथी समय के साथ साथ उसकी शरीर थोड़ी सी भारी हो सकती है। ऐसे जीवन साथी आपका जो भी पार्टनर बनेगा उसके विचार थोड़ा सा अस्थिर रहेंगे। अगर यहाँ पर 4 नंबर की गिनती है तो अगर कोई भी व्यक्ति उसे थोड़ा समझाए और बुझाए तो अपने विचारों के अनुसार उसे मोड़ सकता है। यानी अगर यहाँ 4 नंबर है लगन में नवमांश के, तो अगर आप उसे अपने जीवन साथी को थोड़ा बताएंगे, समझाएंगे और पढ़ा देंगे तो वो आपके अनुसार हो जाएगा। अगर यहीं 5 नंबर की गिनती लिखी होगी तो आपका जीवन साथी
अपने आप को एक बढ़िया व्यक्तित्व वाला आदमी समझेगा। ऐसा जीवन साथी ऑर्डर देना पसंद करेगा, दूसरों पे शासन करना पसंद करेगा और आंख तरेरने वाला होगा, मतलब अपने वाणी से कम लेकिन आंखों से गुस्सा प्रदर्शित करने वाला होता है। मान और सम्मान भी ऐसे लोगों को मिलता है। इसके अलावा अगर 9 या 12 नंबर की गिनती है तो आपका जीवन साथी ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, पारिवारिक जीवन को निभाने की कला उसे पता होगी। आधुनिक परिवेश के अनुसार जो भी ज्ञान विज्ञान चलन में है उनका जानकार होगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी भावनाओं में बह करके फैसला नहीं लेता है। ऐसा व्यक्ति लोगों को अच्छे तरीके से ट्रेन करना जानता है। परिवार में जैसे बच्चों को संस्कार देना हुआ, पत्नी या पति कोई गलती कर रहा है तो उसमें डांटना फटकारना नहीं बल्कि उस चीज को सिखाने की उसके अंदर कला होती है। जिनके नौमांस में 9 नंबर या 12 नंबर की गिनती हो उनके जीवन साथी के अंदर यह कला होती है। वहीं 10 और 11 नंबर की गिनती होती है, अगर 10 और 11 नंबर की गिनती नौमांस के लगन में है तो जीवन साथी आपका जो होगा उसमें थोड़ा आलस्यपन रहेगा। आप कोई बात उससे कहेंगे वह तुरंत उस बात को उस पर अमल नहीं करेगा। वह जैसे आपने अभी कुछ कहा वह उस लायक है कि मुझे ये सामान दे दो तो वह तुरंत नहीं सुनेगा। भले ही वह खाली हो, मोबाइल लेके बैठा हो, फिर भूल जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे तब वह आपके इस काम को करेगा। यानी थोड़ा सा आलस्यपन होता है अगर 10 और 11 नंबर की गिनती यहाँ पर हो। यहाँ पर अगर 10 नंबर की गिनती होती है तो आपका जीवन साथी शांत स्वभाव का रहेगा। आपका जीवन साथी हर प्रकार के चीज़ों में ढल जाएगा। उसे अगर बहुत अच्छा खाना मिल रहा है तो भी वह उसमें भी आनंद उठा लेगा और अगर खाना रूखा सूखा भी कभी खाना पड़ा तो उसमें भी वह आनंद उठा लेगा। शिकायत बहुत कम करते हैं ऐसे लोग, अपने जीवन साथी से शिकायत बहुत कम करते हैं, चाहे 10 नंबर हो चाहे 11 नंबर हो। अगर 11 नंबर होता है तो अक्सर ऐसे लोगों के जीवन साथी को मोटिवेट करते रहना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, तब ये ज़्यादा अटेंटिव हो पाते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो करके ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। यानी 10 और 11 नंबर अगर नौमांस में है तो आपको अपने जीवन साथी को समय समय पे मोटिवेट करना, पुशअप करना है। वे किसी चीज़ की तैयारी पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप उनको पुशअप करेंगे, मोटिवेट कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर ले जाएंगे। लगभग सभी राशियों को मैंने कवर ही कर लिया, सूर्य और चंद्रमा भी हो गए। तो अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो इस प्रकार से देखिए ओवरऑल सब कुछ मिला करके रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आपके जीवन साथी की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। देखिए अगर नौमांस कुंडली में कोई राजयोग बना हुआ है, नौमांस कुंडली में अगर कोई राजयोग बना हुआ है तो आपका जीवन साथी धनी होगा। जैसे हम लग्न कुंडली में राजयोग देखते हैं उसी प्रकार से नौमांस कुंडली में भी राजयोग आपको देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए गुरु 10वें भाव में उच्च का है तो ये जो है बृहस्पति से हंस योग बना, तो यानी आपका जीवन साथी अच्छा कामकाज करेगा। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, जीवन साथी के वाणी कैसी होगी, यह लोग बहुत अधिक जानना चाहते हैं। जीवन साथी की भाषा बोली कैसी होने वाली है, इस पे मैं चर्चा कर देता हूँ। अगर नौमांस कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य बैठा होगा, मंगल बैठा होगा या 1 नंबर, 8 नंबर और 5 नंबर की गिनती होगी, साथ ही साथ ये दोनों चीजें हो या दोनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो आपके जीवन साथी की भाषा जो होती है वो थोड़ी सी उग्र होती है। वह व्यक्ति उग्र बोलता नहीं है, बस उसकी वाणी की टोन ही ऐसी होती है कि सामने वाले को लगेगा कि ये थोड़ा थोड़ा सा गुस्से में रह के बात करता है। ज्यादातर समय आपको लगेगा कि यह व्यक्ति गुस्से में बोलने वाला है, जबकि वह उसका स्वाभाविक स्वरूप है, ना कि वह बना करके गुस्से में बोल रहा है।
सूर्य और मंगल हो, ये राशियां हो, अगर दो की दोनों चीजें मिल जाएंगी तो इस फल में थोड़ी सी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सूर्य है और 1 नंबर की गिनती पर है तो वाणी का ओज बढ़ जाएगा, ये सही शब्द है, वाणी का ओज। सूर्य और मंगल अगर द्वितीय भाव में हो तो वाणी का ओज बढ़ जाता है। अगर ये हो ना, बल्कि इस भाव के स्वामी ही हो, कहीं भी बैठे हो, तो भी वाणी का ओज बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों को बड़ी दमदार पूर्वक तरीके से कहता है। वाणी में उसके बोलने से लगता है कि अगला व्यक्ति रूखा बोल रहा है, थोड़ा सा रूखापन, ड्राइनेस होता है। वहीं अगर चंद्रमा शुक्र बैठे होंगे, इसी द्वितीय भाव में चंद्रमा या शुक्र बैठा होगा, वाणी बहुत अच्छी होगी। चंद्रमा बैठा हो, शुक्र बैठा हो तो वाणी बहुत अच्छी होगी। बुध बैठा होगा तो भी वाणी अच्छी होगी, लेकिन कभी कभी एक ही बात को 2 बार, या जिसको हकलाना बोलते हैं, कभी कभी बोलते बोलते रुक जाना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। गुरु बैठा होगा तो भी ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी, जीवन साथी की वाणी बहुत अच्छी होगी, अच्छा बोलेगा, मीठा बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा। तो यहाँ पर हमने सारे शुभ ग्रहों को ले लिया, सूर्य को ले लिया, मंगल को ले लिया। अब हम देख लेते हैं शनि और राहु केतु में से कोई बैठा हो द्वितीय भाव में तो जीवन साथी की वाणी कैसे होगी। अगर यहाँ पर शनि बैठा होगा द्वितीय भाव में तो आपका जीवन साथी बहुत सोच विचार के बोलेगा और अक्सर कुछ कसैला बोलेगा, कुछ व्यंग्यात्मक बोलेगा। जैसे आप उसको 10 बातें सुना देंगे, वो आपके 10 बातों का रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन 11वीं बात ऐसी वो आपके स्थान पे बोलेगा जो आपकी 10 की 10 बातों का जवाब हो जाएगा। जितना आपने 10 बातों में नहीं बोला है उतना वो एक में कवर करेगा। यानी बोलेंगे नहीं जल्दी, लेकिन जब बोलेंगे तो बहुत ही कड़वापन उसमें लाएंगे, और जैसे इस तरीके से बोलेंगे जैसे वो आपको किसी सच्चाई का ज्ञान करा रहे हों। तो ये शनि के यहाँ बैठने से होता है। राहु और केतु के बैठने से क्या होगा, अगर राहु बैठा होगा या केतु बैठा होगा तो आपका जीवन साथी आपको ऐसा लगेगा कि ये हमसे अक्सर झूठ बोलता है, चीजों को आपसे छुपाने का प्रयास करेंगे। अगर राहु है और केतु बैठा हुआ है तो जीवन साथी में झूठ बोलना या चीजों को छिपाना, वो डरवश, आपके डरवश की आप डांटेंगे, बोलेंगे। जैसे दवा देनी थी बच्चे को, भूल गई, नहीं दे पाए और आपने पूछा दवा दे दिए, तो वो बोल देंगी हाँ भूल गए थे, इस चीज़ को रियलाइज किए अंदर, लेकिन बोल देंगे हाँ दे दिए हैं। तो थोड़ा कभी कभी ऐसे लोग झूठ भी बोलते हैं। राहु या केतु के यहाँ होने से आपके जीवन साथी को दांत और मसूड़े में समस्याएं भी आती हैं, मुख से दुर्गंध की भी कभी कभी समस्याएं हो सकती हैं, और इसके अलावा आपका जीवन साथी कुछ ऐसी खरीदारी या शॉपिंग कर सकता है या किसी भी प्रकार से जो कि निरर्थक हो, यानी पैसे को गंवाने वाली चीजों में भी ऐसा व्यक्ति शॉपिंग या एक्सपेंस या पैसे कोई ठग ही ले, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो जो इस भाव का स्वामी होगा उसी ग्रह के अनुसार जानना चाहिए। जैसे सूर्य जब बैठा होगा तो भी वही फल होगा, सूर्य स्वामी होगा तो भी वही फल होने वाला है। इसमें एक चीज और हो सकता है, जैसे अगर हम इसी चीज का विस्तार करेंगे, द्वितीय भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो और द्वितीय भाव पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो। मान लीजिए केतु बैठा हुआ है और मंगल की दृष्टि भी है नवमांस के द्वितीय भाव में। ये सब आपको अपनी ही नवमांस कुंडली में देख के जीवन साथी के बारे में पता चलेगा। द्वितीय भाव में केतु बैठा है और मंगल की दृष्टि है, तो अब आपके जीवन साथी को दांत और मसूड़ों की समस्या तो आएगी ही आएगी, और अब वाणी में जो सूखापन है, रूखापन है, क्योंकि ये भी क्रूर ग्रह है और ये भी क्रूर ग्रह है, अब रूखापन और बढ़ जाएगा। यानी अगर एक क्रूर ग्रह के प्रभाव से जो है, अगर दूसरा भी क्रूर ग्रह बैठा होगा या दृष्टि डाल रहा होगा तो वही प्रभाव और बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण एक चीज की, क्या आपका जीवन साथी शारीरिक रूप से मेहनत कर ले जाएगा कि नहीं।
शारीरिक रूप से कुछ लोगों में मेहनत करने की क्षमता होती है, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से क्षमतावान नहीं होते, वो जीवन भर मेहनत ही नहीं किए रहते हैं। तो ये जानने के लिए आपको थर्ड हाउस देखना होगा। अगर इस थर्ड हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा होगा, नवमांस कुंडली के थर्ड हाउस में सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, तो ऐसे लोग शारीरिक रूप से ज़्यादा समर्थ होते हैं, शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती है, ज़्यादा शारीरिक मेहनत कर सकते हैं। वहीं अगर इस भाव में चंद्रमा होगा और बुध होगा तो ऐसे लोगों की शरीर से मेहनत वाली क्षमता कम रहेगी, बौद्धिक और वैचारिक मेहनत ये करेंगे, सलाह देंगे, लेकिन स्वयं शारीरिक रूप से मेहनत नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर इस भाव में शुक्र बैठा होगा या गुरु बैठा होगा तो भी व्यक्ति शारीरिक रूप से मेहनत नहीं कर पाएगा, लेकिन चंद्रमा और बुध की अपेक्षा थोड़ा अधिक शारीरिक रूप से मेहनती होगा, लेकिन इन ग्रहों की अपेक्षा कम होगा। यानी कुछ शारीरिक मेहनत है, छोटे मोटे काम कर लेंगे। चंद्रमा और बुध के होने पर तो बिल्कुल इनको शारीरिक मेहनत पसंद ही नहीं आएगा। वहीं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु के होने से आपका जीवन साथी शारीरिक मेहनत से घबराएगा नहीं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जीवन साथी में, लोग देखना चाहते हैं कि जीवन साथी का व्यवहार कैसा। यहाँ से देखिए, स्वभाव अलग चीज है और व्यवहार अलग चीज है। स्वभाव तो उसे कहते हैं जो आपके साथ होगा, जो आपका जीवन साथी परिवार के लोगों के साथ करता है, वो उसका नैसर्गिक स्वभाव है। देखिए, अक्सर बहुत से लोग झगड़ालू रहेंगे, गुस्सैल रहेंगे, घर में सब चीज़ें दिखाएंगे, बाहर का कोई आ गया तो ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कितने सीधे साधे सभ्य हैं। औरत ही हैं, आपकी जीवन साथी ही हैं। अब जब घर में आप हैं तो आपको फुफकार मारती रहेंगी, फों फों करती रहेंगी, लेकिन पता चला बाहर का कोई आया है, मेहमान आया है और ससुराल का कोई आया हुआ, बस थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में लीजिएगा, मजाक कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा जो बहनें हैं वो सीरियसली ना ले लेंगे, पंडित जी हम लोगों की चुंगली कर दिए। स्वभाव होता है ऐसा, लेकिन मान लीजिए मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। अब फो करेंगी, घर के अंदर में बाघ बन के घूमेंगी, लेकिन जब कोई बाहर का आएगा तो ऐसे बैठेंगी कि जैसे कभी बोलना ही नहीं जानती थी। तो ये अलग चीज़ है, ये व्यवहार में आ गया। और जो स्वाभाविक नेचर होता है व्यक्ति का, वो अलग चीज़ है। स्वाभाविक नेचर में जैसे कि कूल माइंड है व्यक्ति का, थोड़ा सा टेम्पर हमेशा बढ़ा रहना, ये सब स्वाभाविक नेचर में है। व्यवहार, जो सामाजिक व्यवहार है वह कैसा रहेगा, उसे भी तीसरे घर से देखते हैं। अगर तीसरे घर में शुभ ग्रह है, जैसे क्रूर ग्रह है, सूर्य है, मंगल है, शनि है, केतु है, तो व्यक्ति शारीरिक रूप से समर्थ अधिक होता है, लेकिन सामाजिक रूप से उतना व्यवहार कुशल नहीं हो पाता है। जबकि जब यहाँ पर शुभ ग्रह होता है तो व्यक्ति शारीरिक रूप से मेहनती तो नहीं होता है, लेकिन सामाजिक रूप से व्यवहार कुशल अधिक होता है। तो व्यवहार कुशलता भी यहाँ से हम जान सकते हैं। आगे अन्य चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि जो आपका जीवन साथी है उसे सुख कैसा मिलेगा, घर का माहौल कैसा बना रहेगा, इसके बारे में जानने के लिए हमें नवमांस कुंडली का फोर्थ हाउस देखना होता है। अगर आपके नवमांस कुंडली के चौथे घर में कोई क्रूर ग्रह है, ये चौथा घर क्या होता है, आपके जीवन साथी का मन होता है। मन का भाव यही है, यही आपका घर है, यही भाव आपका परिवार भी है। अब अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह मंगल हो, ध्यान से देखिएगा, सूर्य हो, शनि क्रूर ग्रह बैठा हो, केतु हो या राहु बैठा हो, अगर कोई एक क्रूर ग्रह इस घर में बैठा है और किसी एक क्रूर ग्रह की दृष्टि भी चौथे घर पर हो, तो आपके जीवन साथी का मन आपसे मिलेगा नहीं, मन मिलता नहीं है। क्रूर ग्रह चतुर्थ भाव में नवमांस कुंडली के होने पर ऐसे
जातकों के जीवन साथी का मन उनसे नहीं मिल पाता है। वहीं अगर एक क्रूर ग्रह एक शुभ ग्रह होगा तो इस फल में बदलाव हो जाएगा। कभी कभी आपका जीवन साथी आपसे बड़ी नीरसता पूर्वक पेश आ जाएगा, लेकिन अमूमन जो है वह अच्छा व्यवहार करेगा अगर शुभ और क्रूर दोनों है तब। यहाँ पे अगर सिर्फ क्रूर ग्रह हो और क्रूर ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो आपका पारिवारिक जीवन जो है, परिवार में आप दोनों पति पत्नी का मन एक दूसरे को एक खींचता नहीं है। ऐसे व्यक्ति का परिवार में मन भी कम लगता है। अगर लग्न कुंडली से व्यक्ति मांगलिक हो और नवमांस कुंडली के चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह हो और क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति के परिवार के टूटने का भी भय रहता है। यानी इस चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रहों का होना बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पे शुभ ग्रहों का होना ही अच्छा है। और अगर क्रूर ग्रह हो भी तो वह स्वराशि का हो तो अच्छा है। इसी चौथे भाव में अगर क्रूर ग्रह है, मंगल है और वह स्वराशि का है तब अच्छा है। वही क्रूर ग्रह है और अपने स्वराशि का है तो अच्छा है। नीच का अगर ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, ध्यान से आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, नवमांस के चतुर्थ भाव में नीच का ग्रह हो तो आपका पारिवारिक जीवन बड़ा संघर्षमय रहेगा। पारिवारिक जीवन से तात्पर्य है आप और आपके जीवन साथी के बीच का जो एक सामंजस्य है, जो आकर्षण है, प्रेम है ना, वह है नहीं। वह सिर्फ किसी कारण से चल भले रहा है लेकिन है नहीं कुछ उसमें, अगर यहाँ पर कोई नीच का ग्रह बैठा है। वहीं अगर यहीं पर कोई उच्च का ग्रह बैठा होगा और वह क्रूर ग्रह होगा तो भी आप और आपका जीवन साथी दोनों एक दूसरे को कम समय दे पाएंगे। स्वाग्रही होगा क्रूर ग्रह तो ठीक है, या शुभ ग्रह हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्रमा बैठा है, बुध बैठा है, गुरु, हालांकि अगर ये शुभ ग्रह ही बैठे हों और नीच के होंगे तो भी बुरा है। नीच का ग्रह कहीं भी होगा वो बुरा ही है, चाहे वो शुभ हो चाहे क्रूर हो। अगर शुभ ग्रह है और नीच का नहीं है तो वह फलों को संभालता है। अगर शुभ ग्रह की पोजीशन होगी चतुर्थ भाव में या इनकी दृष्टि होगी तो आपको पारिवारिक सुख का आनंद मिलेगा, पारिवारिक सुख भी होगा। सोने के लिए गर्मी में एसी रहेगा, ठंडी में हीटर मिल जाएगा, नहाने धोने सारे चीज़ों की अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, यानी जो भौतिक सुख है वो भी मिल जाएगा। और जो एक परिवार का सुख होता है, अपने बच्चे का सुख, अपने पति का सुख, अपने पत्नी का सुख, परिवार का जो एक सुख होता है वो आनंद भी उसका मिलेगा। तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं अपने परिवार के साथ रह करके बड़ा सेफ हूँ, बड़ा अच्छा मेरा जीवन है। अगर ये चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो ऐसा प्रभाव बनता है। वहीं अगर पंचम भाव को देखें तो जीवन साथी के बुद्धि का विचार हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पंचम भाव में कुछ ज़्यादा अधिक नहीं बोलेंगे, अब इसके बाद कैरियर पे चलेंगे। अगर पंचम भाव में नीच का ग्रह होगा, पंचम भाव में कोई नीच का ग्रह होगा या शत्रु राशि का ग्रह होगा तो ऐसे में जीवन साथी की बुद्धि आपके स्थिर नहीं रहेगी। वह कब प्रसन्न रहेगा, कब क्रोधी हो जाएगा, कब नॉर्मल रहेगा और कब कोई व्यसन कर लेगा, कोई भरोसा नहीं रहेगा। छठे भाव में अगर जीवन साथी के छठे भाव में क्रूर ग्रह होंगे तो आप ये जानिए कि आपका जीवन साथी शत्रुओं से लड़ने वाला होगा। आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर वह मुकाबला करेगा। वहीं अगर छठे भाव में चंद्रमा और बुध होगा तो और शुक्र होगा तो अलग अलग परिस्थितियां बनेंगी। चंद्रमा और बुध के यहाँ पर होने पर छठे भाव में नवमांस कुंडली के आपके जीवन साथी
को डर लगेगा, वह शत्रुओं से भिड़ नहीं पाएगा। शुक्र अगर यहाँ पर है तो आपके जीवन साथी के लिए कोई स्त्री शत्रु का काम कर सकती है, किसी स्त्री के कारण उसको नुकसान होगा। और अगर गुरु होगा तो आपका जीवन साथी शत्रुता और मित्रता से अलग हट करके एक ऐसा रास्ता बनाना चाहता है जहां उसके ना कोई शत्रु बने ना ही कोई मित्र बन करके उसको ठग पाए, यानी एक बैलेंस वाला रास्ता निकालता है। वहीं अगर नवमांश कुंडली के सप्तम भाव को अगर हम देखें, नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा हो, स्वराशि का ग्रह बैठा हो, ध्यान दीजिएगा, शुभ ग्रह हो, स्वराशि का ग्रह हो या कोई मित्र राशि का ग्रह हो, तो आप अपने व्यवसाय में अपने जीवन साथी को पार्टनर बना करके अपने व्यवसायिक जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। अष्टम भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठा होगा, नवमांश कुंडली के अष्टम में मंगल बैठा होगा, तो आपके जीवन साथी को जीवन में कई बार चोट चपेट लगने का योग रहेगा। उसको पेट, डाइजेशन, पाइल्स आदि की समस्याएं या पीरियड्स आदि की समस्याएं स्त्री होने पर आती रहेंगी। यानी अगर अष्टम में मंगल बैठा है तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को ये बिगाड़ेगा। अगर यह शत्रु राशि, नीच राशि जितना पीड़ित होगा उतना ही ज़्यादा अशुभता फैलाएगा। वहीं अगर सूर्य यहाँ पर बैठा होगा तो आपके जीवन साथी का आत्मविश्वास डामाडोल रहेगा, आपके जीवन साथी के आंखों पे चश्मा चढ़ेगा, आपका जीवन साथी आपके पिता के प्रति अच्छे तरीके से पेश नहीं आएगा। अगर यहीं पर चंद्रमा बैठा होगा तो आपके जीवन साथी को तनाव और चिंताएं रहेंगी। अगर यहीं पर बुध बैठा होगा तो आपके जीवन साथी को स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं भी रहेंगी। गुरु बैठा होगा तो आपका जीवन साथी स्वस्थ रहेगा, अच्छी आयु जिएगा। धन की थोड़ी थोड़ी उसे समस्या रहेगी या तो वह धन की फिक्र करेगा ही नहीं। शनि होगा तो पेट और गैस, शनि, राहु और केतु होने पर पेट और गैस की समस्याएं रहेंगी। कभी कभी बुरे सपने आएंगे ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति को कभी कभी बिच्छू, सर्प या काले छोटे छोटे जीव जंतुओं से कटने और पिटने का खतरा रहता है। कुछ न कुछ उसको कीड़े मकोड़े काटते रहते हैं। नवम भाव में जीवन साथी वाले भाव में कोई भी ग्रह हो, वह नीच राशि का नहीं होगा, तो आपका जीवन साथी आध्यात्मिक और धार्मिक स्वभाव वाला होगा। अब आ जाते हैं दसम भाव में, जिससे जीवन साथी का कैरियर निर्धारित किया जा सकता है। जिस प्रकार से आप अपनी लग्न कुंडली के दसम भाव को देख करके कैरियर आदि देखते हैं कि कैसा मेरा रहेगा, उसी प्रकार से नवमांश कुंडली के दसम भाव में अगर कोई भी ग्रह है, चाहे जैसा हो, अगर कोई ग्रह है तो आप यह जान जाइए कि आपका जिससे विवाह होगा उसके अंदर क्षमताएं होंगी। भले ही वह कम पढ़ा लिखा ही क्यों ना मिले आपको, लेकिन उसके अंदर क्षमताएं होंगी। अगर आप उसे 100 रुपए का कोई काम शुरू कराएंगे तो उस 100 को 101 में बदलने की क्षमता रखेगा, मतलब उस चीज में इंटरेस्ट लेगा। अगर नवमांश कुंडली के दसम भाव में कोई ग्रह स्वराशि का हो, कोई ग्रह क्या हो, स्वराशि का हो, कोई ग्रह उच्च राशि का हो, ये सामान्य सूत्र है। डीप विश्लेषण तो होगा कुंडली ही देख करके, लेकिन यही सब चीजें विश्लेषण में मदद करेंगी। स्वराशि का कोई ग्रह हो या कोई उच्च का ग्रह हो या दसम भाव में लग्न, ये नवमांश कुंडली के अनुसार राजयोग बना हो। जैसे मान लीजिए नवमांश कुंडली के दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों इसी दसम भाव में बैठ गए हैं तो राजयोग है, केंद्र त्रिकोण का राजयोग हो गया। उच्च का ग्रह होगा तो योग बनेगा ही बनेगा, जैसे मंगल होगा तो रोचक, बुध होगा तो भद्र, सूर्य और चंद्रमा भी उच्च या स्वाग्रही होंगे तो अच्छा फल देंगे। यानी अगर दसम भाव व्यवस्थित है तो आप यह मान के चलें कि आपका जीवन साथी जो होगा वह साधारण, अगर स्त्री, आप पुरुष हैं, स्त्री के बारे में सोच रहे हैं तो आप जान के चलिए वह साधारण हाउसवाइफ नहीं होगी। आज के समय के अनुसार वह कुछ ना कुछ कामकाजी रहेगी, अच्छे पद और पोजीशन पर जाएगी।
नवमांश कुंडली में आप यह देख लीजिए कि जितने भी ग्रह हैं उनमें से अगर चर राशि में ग्रह अधिक हो, चर स्थिर दो स्वभाव तीन प्रकार की राशियां होती हैं ना, चर स्थिर दो स्वभाव मैं बता भी देता हूं। राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यही हमारी राशियां होती हैं। तो ये जो हैं ये चर राशियां हैं, ये जो है स्थिर है, अंगुली पे याद करना सिखाया हूं ये सब मैं। और ये कौन सी राशियां हैं? द्वि स्वभाव। अगर नवमांश कुंडली में चर राशि में ग्रहों की संख्या अधिक हो तो आपका जीवन साथी व्यवसाय करने में निपुण होगा, व्यवसाय करेगा। अगर स्थिर राशि में ग्रहों की संख्या अधिक हो तो आपका जीवन साथी नौकरी करेगा। वहीं द्वि स्वभाव में अगर ग्रहों की संख्या अधिक है तो हो सकता है विवाह के पहले वह नौकरी कर रहा हो तो विवाह के बाद वह व्यवसाय करेगा, और अगर विवाह के पहले वह व्यवसाय कर रहा था तो विवाह के बाद वह नौकरी कर सकता है। वहीं हो सकता है कि आप जो काम करते हैं वह उसमें सहयोग करे, हो सकता है कि वह नौकरी और व्यवसाय दोनों साथ साथ करे। यानी चर में ग्रह की संख्या विशेष है तो आप अपने जीवन साथी को अपने बिजनेस में ले लीजिए, और स्थिर राशि में ग्रहों की संख्या अधिक है तो उसे नौकरी करने दीजिए। और अगर दशम भाव मजबूत है, दशम भाव में अच्छे ग्रह हैं तो भी जीवन साथी के लिए और भी अच्छा होता है, उसे सक्सेस मिलती है। अगर एकादश भाव में ग्रह हो, नीच का ना हो, शत्रु राशि का ना हो तो आपके जीवन साथी की सारी इच्छाएं आप पूरी कर सकेंगे। आप अगर यह जानना चाहते हैं कि आपका जीवन साथी जो होगा क्या आप उसकी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे अपनी ही कुंडली देख करके, तो उसके लिए आप अपनी नवमांश कुंडली का 11th हाउस देखिए। अगर 11th हाउस में नवमांश कुंडली के कोई नीच का ग्रह होगा तो आपका जो जीवन साथी होगा उसकी डिमांड ऐसी होंगी जो बेवजह की हो। जैसे मान लीजिए कोई एक बार की इस्तेमाल करने की चीज हो और वह बड़ी महंगी आती हो, ऐसी चीजों के लिए वह जिद कर सकती हैं। यानी आप उनकी इच्छाओं को पूरा कर पाने में आपको बड़ी तकलीफ होगी, पूरा नहीं कर पाएंगे अगर यहाँ पर कोई नीच का ग्रह होगा। वहीं अगर शत्रु राशि में ग्रह बैठा होगा नवमांश कुंडली के 11वें भाव में तो कुछ डिमांड्स में से कुछ डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, 10 में से 2-4 ही आप उसके पूरा कर पाएंगे। वहीं अगर स्वराशि का ग्रह होगा, अगर ग्रह ना हो तो आप उस भाव के स्वामी को देखिए। पूरे जो भी अभी सब कुछ बताया गया उन सब में अगर भाव में ग्रह नहीं है तो भावेश को लीजिए। यहाँ पर अगर स्वराशि का ग्रह है तो आपके जीवन साथी की डिमांड ऐसी रहेगी जो आपको भी प्रिय लगेगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा दिन तक रहे, आप पूरा कर पाएंगे। अगर उच्च का ग्रह है तो आपके जीवन साथी की मांग उच्च रहेगी और आप उसे पूरा भी कर पाएंगे। नीच का ग्रह होना यहाँ पर दिक्कत पैदा करता है, और शत्रु राशि का ग्रह होना यह बताता है कि आप अपने जीवन साथी के डिमांड की पूर्ति करने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। वहीं अगर व्यय भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। व्यय भाव में अगर नवमांश कुंडली के व्यय भाव में कोई ग्रह ना हो तो आपका जीवन साथी बहुत कम खर्चीला होता है, यानी उसके अंदर खर्चीलापन स्वभाव नहीं होता है। आप कहीं घूमने टहलने गए हैं, भूख लगी है तो रोटी सब्जी से मतलब है, उसको किसी बड़े एसी वाले रूम में ले जा करके भोजन करने का शौक नहीं रहेगा। आप अगर सड़क के किनारे ठेले पर भी खा लेंगे, खिला देंगे, उसमें भी संतुष्ट रहेगी और रहेगा, या फिर आप लेके जाएंगे बढ़िया रेस्टोरेंट में, वहां पर भी उसे संतुष्टि रहेगी। यानी 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो यह एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। वहीं अगर ग्रह हो तो नीच राशि के ना हो, अन्यथा खर्चे तो आपके जीवन साथी के बहुत अधिक रहेंगे। शत्रु राशि का ग्रह रहेगा तो गलत चीजों में खर्चा हो जाएगा। स्वराशि का ग्रह रहेगा तो भी खर्चे कुछ ऐसी चीजों में होंगे जिनकी अभी वर्तमान में जरूरत ही नहीं थी। यानी सबसे अच्छा यही है कि यहाँ पर ग्रह ना हो तो ही अच्छा है।
तो एक बार ओवरऑल व्यू मैंने आपको नवमांश कुंडली से देने का प्रयास किया है ताकि जो आपका पूर्व ज्ञान है उसमें वृद्धि हो सके। देखिए, किसी भी एक कार्यक्रम से पूरा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, लेकिन इतनी देर के कार्यक्रम में आपको आइडिया तो इतना मिला होगा कि हाँ, किस भाव में किस प्रकार से सामंजस्य ग्रहों का बना के हम एक अनुमान निकाल सकते हैं। ओवरऑल तो देखने के लिए भाव को देखेंगे, भाव के स्वामी को देखेंगे, भाव पे दृष्टि डालने वाले ग्रहों को भी देखेंगे, तमाम सारी चीजें हैं, उसकी लगन में पोजीशन भी देखनी है। लेकिन इधर मैंने जो बातें बताई हैं वो सब सही है। अब यहाँ पे एक चीज है, अगर नवमांश कुंडली के लगन में कोई नीच का ग्रह हो तो, और जो नवमांश कुंडली के लगन का स्वामी है वह भी नीच का हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, 8 नंबर की गिनती पर है, और मंगल भी अच्छी स्थिति में नहीं है, 8 7 6 5 4 यहाँ पड़ेगा, मंगल हो गया। लगन में भी नीच का ग्रह है, लग्नेश भी नीच का है। आपके जीवन साथी का ना तो स्वभाव अच्छा है और ना ही चरित्र भरोसे लायक है। ये चीज आप नोट करिएगा। अगर दोनों में से एक नीच का है, एक सही है, तो किसी समय ऐसा रहा होगा कि उसका स्वभाव और चरित्र बिगड़े जीवन में, लेकिन फिर बाद में सही हो सकता है। यानी लग्न और लग्नेश का पीड़ित होना लाइफ पार्टनर के स्वभाव और चरित्र को बिगाड़ता है। वह किसी और के प्रति आकर्षित भी हो सकता है, वह हो सकता है आप में इंटरेस्ट लेना ना भी आकर्षित हो दूसरे के प्रति, तो भी आपके प्रति उसका आकर्षण समय के साथ साथ खत्म हो जाएगा। किसी भी भाव में नीच का ग्रह और उस भाव के स्वामी का नीच का होना उस भाव से संबंधित फल को बिगाड़ेगा। वहीं अगर भाव बलवान है, यानी भाव में अच्छा ग्रह है और भावेश भी बलवान है, तो उस भाव की उतनी ही अच्छी वृद्धि का योग बन जाएगा।